गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या रहता है, साइंस जैसा रहता है। ठीक है, और मैनेजमेंट साइंस है तो क्यों साइंस है, तो हमको उसका रीज़न जानना है कि क्यों साइंस है। ठीक है, और जब मैनेजमेंट साइंस है तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में जान लें, उसमें क्या फीचर्स होती है, उसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहले ये साइंस की डेफिनेशन जो दी हुई है, साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो हमें डेफिनेशन दी है ये, तो हम इसको डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे, फिर वापस डेफिनेशन पे आएंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले देखो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब सब जगह लागू होता है। ठीक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल सब जगह लागू होता है। जैसे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जानते होंगे, साइंस में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या कि हमारी पृथ्वी के अंदर, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा फोर्स होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर हम फेंकते हैं तो वो उसको अब नीचे की तरफ, ज़मीन के अंदर मतलब ज़मीन नीचे की तरफ खींचती है, वो फोर्स रहता है, जिसके कारण हर चीज़, जैसे हम कोई भी चीज़, ये जैसे मैंने पेन ये गिराया, पेन ये रखा और ऐसे छोड़ा तो वो नीचे गिर गया, वो किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये साइंस में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये सिर्फ क्या इंडिया में है या यूएसए में है, ये सब जगह दिखाई देता है। इसलिए मैनेजमेंट, इसलिए साइंस को क्या बोला गया, यूनिवर्सल, यानी इसके प्रिंसिपल सब जगह अप्लाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट फीचर देखिए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसको जितने भी साइंस में जो भी प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं वो काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद और काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए उसके बाद डेवलप किए गए हैं। जैसे न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया कि उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने पाया कि अगर जैसे कोई जैसे बॉल है, अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो उछालते हैं तो पहले तो वो ऊपर की तरफ जाती है, फिर उसके बाद नीचे आती है। ठीक है, वो किसके कारण, अगर कोई भी फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा रहेगा, एक्सीड रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में वो बॉल क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे उसका फोर्स कम होने लगेगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी। समझ में आया क्या, कि जैसे ही बॉल फेंकी तो हमारा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा था, जिसके कारण बॉल ऊपर चली गई, और फिर उसके बाद जब उसका फोर्स कम होने लगा, जैसे जैसे वो धीरे धीरे नीचे आ गई और ज़मीन पे गिर गई। ठीक है, तो ये सिर्फ ये जो न्यूटन लॉ ऑब्जर्व किया उसने, तो ये जो सभी जगह लागू होता है, सभी जगह दिखाई देता है ना। ठीक है, और इसमें ये जो प्रिंसिपल है वो एक दिन के अंदर डेवलप नहीं किया है, इसमें बहुत लंबा ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग किया, एक्सपेरिमेंट किया, और तब जाके प्रूव किया इस साइंटिफिक थ्योरी को। समझ में। नेक्स्ट देखिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें कहा गया है कि जैसे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, मोशन, वो उसमें कहा गया है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जो भी एक्शन लेते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता है। एक्शन का मतलब कॉज है और रिएक्शन का मतलब है इफेक्ट। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल ये कि जो आज हमारी ऑनलाइन क्लास किस कारण चल रही है, हम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना, कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण, जिसके कारण क्या था, हम आपस में संपर्क में आएंगे तो ये जो बीमारी, मतलब यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, चाइना ने जो है वायरस, एक नया कोविड-19 वायरस बनाया, जिसके कारण क्या हुआ, वो वायरस बनाया जिसका इफेक्ट क्या हुआ, जो वायरस बनाया वो एक्शन है, और उसका असर क्या हुआ कि मतलब चाइना में भी ये बीमारी फैल गई,
कोरोना, और फिर उसके साथ साथ दूसरे देशों में भी फैल गई। तो जैसी एक्शन होता है और मतलब फिर उसके बाद उसी का वैसे ही रिएक्शन होता है, जो भी इफेक्ट रहता है। ठीक है। थर्ड देखिए, सर्व एज रिलायबल गाइड फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। साइंस कई डेरिवेशंस, फॉर्मूलेज वगैरह देता है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं और प्रेडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो 300 किलोमीटर पर आवर, तो आप कितनी स्पीड रहेगी आपकी, तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपका फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है। अब ये फीचर्स आपने साइंस के पढ़ लिए। अब देखिए डेफिनेशन साइंस की क्या होती है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशंस। इट्स प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल लाइक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो जैसे क्या होता है आपकी जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हो साइंस में, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती ना। ठीक है। और जो भी आप स्कूल में साइंस में नॉलेज गेन कर रहे हो साइंस सब्जेक्ट में, तो वो क्या सिस्टमेटिक ढंग से है ना। अब कोई भी डॉक्टर बनेगा मेडिकल कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर रहेगा तो उसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड ईयर में और उससे थोड़ी सी बड़ी चीज़ सिखाते हैं, फिर और मतलब फिर धीरे से ऑपरेशन, ये सब मतलब है ना, उनको खड़ा करते हैं कि मतलब जब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो उनको साथ खड़ा करते हैं ताकि वो देखें प्रैक्टिकली, और फिर उनको खुद उन स्टूडेंट्स से ऑपरेशन कराते हैं। ठीक है। तो ये हर चीज़ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तो इसलिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया है। और ये किस पे आधार है, अभी हमने पढ़ चुके ना, ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर। और ये प्रिंसिपल सब जगह लागू होते हैं, ये भी पढ़ लिया हमने, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है। ये डेफिनेशन। अब हमने साइंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं और उसे क्यों साइंस मान लिया गया है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये हमने पढ़ चुके हैं फीचर्स में मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट इज़ परवेजिव मतलब सिर्फ पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, सभी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, सब जगह अप्लाइड होता है। ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। ठीक है। चाहे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह अप्लाई होता है। कोई भी प्रकार का लेवल हो, टॉप, मिडिल, लोअर, कोई भी प्रकार का लेवल हो, सब जगह अप्लाइड होता है। ठीक है। जैसे कि सेकंड पॉइंट फर्स्ट आई थिंक आ गया होगा, ए पॉइंट आ गया होगा फर्स्ट का। अब बी देखिए, सिंस मैनेजमेंट इज परवेसिव, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर आल्सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जैसे हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसका एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब अगर बहुत बड़ा काम है, ठीक है, अगर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर हमको मिला है, ठीक है, तो उसके जो पूरी लंबी प्रोसेस को अगर हम टुकड़ों में बांट देंगे और जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट है, अगर उसको उस पूरा काम ना करवा के एक व्यक्ति से उनको मतलब जो जिस काम में परफेक्ट है उसको वो काम दे देंगे तो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे कपड़े बनाने का काम, जो रेडीमेड शर्ट बनाने का काम दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, तो जो कपड़ा बहुत अच्छा बनाता है उसे कपड़ा दे देंगे। कोई रंगाई का काम बहुत अच्छा करता है वो रंगाई का काम दे देंगे। कोई सिलने का काम बहुत अच्छा करता है उसको सिलवा लेंगे। कोई पैकिंग का काम अच्छा करता है उसको पैकिंग का काम दे देंगे। कोई बेचने का काम करते हैं तो सेलिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। ठीक है, और इस तरीके से काम को टुकड़ों में बांट देंगे ताकि काम अच्छे से और समय पे हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाएगा। इसको डिवीज़न ऑफ वर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एक कंट्री में या एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये सभी जगह काम बहुत बड़ा काम रहता है तो बांट के मिलजुल कर करते हैं ताकि उद्देश्य अचीव हो जाए। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
ये जो है ये जितने भी प्रिंसिपल बनाए हैं वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर हैं। जितने भी प्रिंसिपल जो आगे जाके हम पढ़ेंगे वो काय पे एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर। सबसे पहले हम इसका जो सेकंड पॉइंट का हम बी पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाला देखेंगे, ठीक है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़, जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं, ठीक है, और एक ही काम बहुत देर तक लगातार करते रहेंगे तो वो टायर्ड हो जाते हैं, उनका स्टैमिना कम मतलब थक जाते हैं। तो मतलब क्या होता है, उनमें क्षमता कम हो जाती है, तो उनको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो रेस्ट की ज़रूरत रहती है। फिर रेस्ट के बाद अगर फिर दोबारा काम करने आएंगे तो फिर उनकी थोड़ी क्षमता बढ़ जाएगी, फिर अगेन वो अच्छे से काम करना चालू कर देंगे। तो ये कितना समय दिया जाए, कितना समय तक मतलब उनको काम करा जाए, फिर उसके बाद रेस्ट दिया जाए, फिर अगेन काम किया जाए। तो ये सब क्या हुआ था कि जो हेनरी फोयल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं, उनने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और मतलब 50 लेबर ले लिए, फिर 50 लेबरों से काम करवाया, वो पर्टिकुलर काम ही करवाया उनने, और देखा कि कितनी देर में वो थक जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आई थी, जितने ज़्यादा लेबर काम करने में थक जाते हैं, जितनी देर में, जो 4 घंटे में बहुत सारे वर्कर हैं वही काम करने में 4 घंटे में थक जाते हैं। तो उनने मालूम क्या किया, उसको 4 घंटे बाद उनने रेस्ट का टाइम डिक्लेयर कर दिया, और फिर उसके बाद 15 या 20 मिनट जो भी ये टाइम डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद फिर उस रेस्ट के बाद फिर अगेन वो काम करने लगेंगे। तो ये सब क्या किया उनने, एक्सपेरिमेंट किया, और कई दिन तक एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से फिर उनने ये प्रिंसिपल को डेवलप किया, टाइम डिसाइड किया, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पर, अभी पढ़ा ना अपन ने, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, ऑब्जर्व के आधार पर, ठीक है, ताकि वर्किंग एनवायरनमेंट और अच्छा हो जाए इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है। और ये एक तरीके से गाइडलाइन का काम करते ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। नेक्स्ट फीचर देखो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें मैनेजमेंट का, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया है, जो हम आगे जाके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी का सबसे पहले मतलब देखिए आप, अथॉरिटी का मतलब रहता है मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, मतलब यानी पावर देना कि वो निर्णय ले सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रहता है बंधन की काम कंप्लीट करना है आपको समय पे। अब देखिए, अथॉरिटी का मतलब उनको डिसीजन लेने का पावर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि बंधन रहेगा काम कंप्लीट करना टाइम पे। ये प्रिंसिपल है जो आगे जाके हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है, अगर एक मैनेजर ने एक व्यक्ति को, मतलब जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहा है उसको 100 यूनिट एक हफ्ते में बनाने के लिए कहा, समय दिया इसको, और उसको ही इज़ नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज रॉ मटेरियल, ठीक है। उसको मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि प्रोड्यूस करना 100 यूनिट्स बनाने हैं, गुड्स बनाने हैं एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। उसको लेकिन अधिकार नहीं दिया कच्चा माल खरीदने के लिए, और रॉ मटेरियल गोडाउन में नहीं था। ऐसी कंडीशन में वो एम्प्लॉइज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, टारगेट कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे, ठीक है। क्यों, उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि समय पे काम कंप्लीट नहीं किया, क्यों, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी, उसको जिम्मेदारी तो दी, लेकिन उससे मैचिंग अधिकार नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लेकिन अधिकार नहीं दिए, ठीक है। तो ये क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक। और जैसे इसका वो भी एग्जांपल लिख सकते हैं, वो ये वाला एग्जांपल लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, serves as reliable guide as a principle of management based on experiment and observation, therefore the result of principles are exact and predictable, ठीक है।
इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स जो हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आधार पर किए हैं, जिसके कारण हम मतलब यानी रिजल्ट भी अच्छा आता है, सही आता है और हम उसके हिसाब से भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे इसका जो आगे जाके नेक्स्ट जो चैप्टर है मैंने बताया था प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें एक प्रिंसिपल है कि अगर ड्वेल बॉसेस स्कीम जो रहेगी, अगर एक मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर एक से ज़्यादा बॉस रहेंगे और एक से ज़्यादा बॉस होंगे, जिसके कारण वो कंफ्यूज होंगे किसकी सुने और किसकी ना सुने, जिसके कारण इनडिसिप्लिन टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे समझ में आया? अब इसका जो है कंक्लूज़न मैनेजमेंट एज अ साइंस का हमने कंपेयर किया फीचर साइंस के और मैनेजमेंट के, तो ये पाया कि मैनेजमेंट साइंस है पर जो साइंस है एप्लीकेबल होता है सभी सिचुएशन में और इसका रिजल्ट भी सेम रिजल्ट हर जगह अचीव्ड होता है सेम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सभी जगह एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है, हर सिचुएशन में, और उसका सेम रिजल्ट भी अचीव नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कहा गया है, प्योर साइंस इज़ नॉट अ प्योर साइंस, प्योर साइंस नहीं है और एग्जैक्ट साइंस भी नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ हम इन एग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस कह सकते हैं। थैंक यू।